Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Adult 24/7। UGC Net रीनेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ है और आज हमारे साथ में रवि हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से एंड अपने पहले ही अटेम्प्ट में नेट को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम रवि। थैंक यू सो मच मैम। ये मैम आपके गाइडेंस के बिना और पूरी अंडर 24/7 की टीम के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो थैंक यू सो मच मैम। और आपके लेक्चर से हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, जो कि अभी हमने एकदम बेस से स्टार्ट किया था। जस्ट लास्ट अभी इसी ईयर में मेरा मैम पीजी कंप्लीट हुआ था। जस्ट मैंने स्टार्ट करा और अड्डा का कोर्स परचेज किया। तो हमें एकदम बेसिक से कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, क्या यूनिट्स है, उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो जैसे हमने कोर्स किया उसमें सारे टीचर जितने भी फैकल्टी मेंबर थे सभी ने पूरी तरीके से हेल्प करी और यूनिट बाय यूनिट सारा सिलेबस कंप्लीट कराया, जिससे मैम फर्स्ट टाइम में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो गया है। और दिसंबर में अगर आप लोग का सहयोग बना रहा तो जेआरएफ भी हो ही जाएगा। डेफिनेटली। सो रवि, जैसे आपने कहा कि ये पहला अटेम्प्ट था आपका और जस्ट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई हुआ है, तो सबसे पहले तो यस रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा महसूस अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई यस करना, मैम। क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से कम स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले लगा कैसा क्वालिफाई करके, क्या रिएक्शन था, फैमिली फ्रेंड्स? मैम फैमिली तो होप लगा के रखती हुई थी, जैसे ही आंसर की मैच हुई थी तो पिछली कट ऑफ से थोड़े से नंबर ऊपर थे नेट के। तो ये एक होप था मन में कि हाँ नेट के इस बार चांसेस हैं। पर जैसा था प्रिपरेशन भी पूरी तरीके से 100% या हम अपना 100% नहीं दे पाए थे। तो जीआरएफ के नहीं था, लेकिन हाँ इतना आंसर की मैच करने के बाद में और क्वेश्चन पेपर देने के बाद में ये लग रहा था कि हो जाएगा। तो फैमिली को भी बात जब उन्हें बताई कि हाँ इस बार हो सकता है चांसेस हो जाएगा, तो उनका भी थोड़ा सा होप था कि हाँ बंदा कर देगा। फिर उसके बाद में रिजल्ट जब देखा मैंने तो उसमें हो गया था परसेंटाइल बेस पे। तो काफी खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम में नेट हो गया और एक तरीके से आगे के लिए मोटिवेशन भी मिली कि हाँ जब हम फर्स्ट टाइम में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो आगे जेआरएफ भी नेक्स्ट चांस में कोई मुश्किल बात नहीं है। और हम बिल्कुल। यही कहेंगे सभी से कि अगर आप पूरा अपना 100% दे रहे हो और पढ़ाई कर रहे हैं तो जेआरएफ हो जाएगा आराम से। मेरा जब पहली बार रिजल्ट आया था, मतलब पहला जब मैंने नेट दिया था और जब रिजल्ट चेक किया था और जब उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ आया था नीचे, तो मैंने सच में 2 बार चेक किया था कि मैं अपना ही रिजल्ट देख रही हूँ। एक वो होता है ना कि सेम हमें मैम। लगता है कि ये मेरा हाँ रिजल्ट नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं देख रही हूँ, खुश होने से गलत पहले, तो नहीं देख बताने रहे। से पहले। तो ऐसा हम हुआ था। 2 बार रीचेक किया है हमने और दूसरे दूसरे फोन से चेक किया है कि भाई तुम एक बार अपने में ओपन करके देख लो मेरा एप्लीकेशन नंबर डीओबी डाल के कि हाँ ये मेरा ही है, पक्का ना। तो ये चीज अब हुई। फिर उसके बाद में काफी अच्छा लगा कि चलो हाँ पहली बार में असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो गया है। नाइस। तो रवि, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जैसे आपने लिखा यू आर फ्रॉम लखनऊ, सो लखनऊ यस मैम। यूनिवर्सिटी से सारा कुछ है। यहाँ मैम मैम मेरा यूजी था बीकॉम, वो कानपुर यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद एमकॉम कानपुर। में मैम कानपुर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैम एमकॉम में यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही ओल्ड कैंपस में एडमिशन मिल गया था। तो यहीं से मैम पीजी कंप्लीट हुआ और पीजी के साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह ने बताया कि मतलब जैसे बच्चे भी थे साथ में फ्रेंड्स लोग, उन्होंने भी बोला कि आप इसका दे सकते हो। तो जब उन्होंने उनको देखा हमने कि दिसंबर का अटेम्प्ट देते हुए कि वो लोग भी दे रहे हैं नेट का, तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हम कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले तो आप ही का वीडियो आया पढ़ाते हुए, तो मुझे काफी वो समझ में आया है कि हाँ हमें बेस समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था। तो फिर उसके बाद हमने परचेज किया कोर्स आपका और फिर तो फ्लो फ्लो में सब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। एंड बाय द वे रवि, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना, एमकॉम, दैट इज आल्सो फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी ओनली। यस मैम। तभी थोड़ा सा आपका समझाना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, सो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट अगर आपकी जर्नी देखना चाहे कि यार आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया, या अगर वो इस बार अटेम्प्ट देने का सोच रहा है, दिसंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचेंगे पहली बार अटेम्प्ट देने का, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इस बार नहीं हुआ क्योंकि इस बार डेफिनेटली कट ऑफ्स काफी हाई गई हैं हमारी, तो वो दिसंबर में प्लान करेंगे देने का। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपने प्रिपरेशन सबसे पहले तो स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करी? मैम सबसे पहले तो इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है कि हम अपने हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, हमें सामने वाला टीचर जितना भी अच्छे से पढ़ा ले,
लेकिन रिवीजन के लिए हमें अपने नोट्स ही काम आएंगे। उसके लिए हम दोबारा एक एक घंटे के लेक्चर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जितना हम अच्छे से लिमिटेड वर्ड्स में नोट्स लिख सकते हैं, हमें क्लास के साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना चाहिए। और जैसा हो सके कि हमें एक स्टडी प्लान बना लेना चाहिए कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोर्स कैसे कंप्लीट करें। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा सबसे मेन चीज तो यही अभी तक हमें लगी है कि हमारा प्लस पॉइंट कौन सा है, माइनस पॉइंट कौन सा है। तो हमें प्लस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और माइनस को देखना चाहिए कि उस टॉपिक में से हम कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आया है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ सकते हैं। अगर वो यूनिट हमें नहीं समझ में आ रही है तो उसमें से भी ऐसे उसको एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें भी काफी ऐसे पीवाईक्यू देख के हम समझ सकते हैं कि ये वाला जो, हाँ ये इस यूनिट का ये टॉपिक है, इससे हर साल रेगुलर आता है पीवाईक्यू। तो उस पीवाईक्यू से हम सिर्फ अगर वो ही टर्म्स पढ़ लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा बहुत आराम से उस यूनिट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। एकदम से कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी चाहिए। सो जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, जून तक अगर हम काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा तो कैंसिल होकर के थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, अगर हम जून तक काउंट करते हैं तो आपने कितने महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? क्योंकि एक आइडिया, जैसे जो स्टूडेंट्स नए स्टार्ट करते हैं तो उनको ये रहता है कि कितने महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आपने कितने महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी करना? जैसा बताया कि जब मेरे फ्रेंड्स ने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया हुआ था, तब हाँ हमें ये मतलब इतना नॉलेज थी कि नेट होता है उसके बाद हम क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं। पर इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है पूरा सिस्टम। पर जब मेरे फ्रेंड्स लोग ने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, और यहाँ जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से थी तो यहाँ पे सुपर 30 की क्लासेस वगैरह भी चलती हैं, तो उसका भी रिटर्न पेपर हुआ था। तो जब हमने देखा कि हाँ सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये सब दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनका रिजल्ट आया। तो मेरे दोस्त का भी हो गया था। जब रिजल्ट आया तो उसके बाद उसी के जस्ट बाद में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे अब ये नेट वाला अटेम्प्ट जून वाला देना है। तो ये फिर आपका उसके बाद में, एमकॉम सेकेंड ईयर की बात है जब आपने ये हाँ डिसाइड? एमकॉम सेकेंड ईयर था। तो उसके आज यही फरवरी 2024 में जब रिजल्ट आया मेरे दोस्तों का और ये दिसंबर वाला, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ हमें ये देना है। फिर उसके बाद में हमने फरवरी में, अब हमें सबसे मेन चीज तो यही रहती है कि हमें कम टाइम में पूरा सिलेबस कहाँ से कलेक्ट करना है, पूरा सिलेबस कहाँ से हम पढ़ पाए और कौन सी बुक लें। क्योंकि अब जैसे हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें अलग अलग बुक्स बताई गई थी, पर मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। जून जून में ही पेपर था कि हम अलग अलग जगह से पढ़ सकें और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज हम कैसे पता चले, इसमें कितना डीप तक पढ़ना है, क्या पोर्शन पढ़ना है, क्या चीज अवॉइड करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए हम डिसाइड किया और फैमिली से बात किया, तो फैमिली वालों ने बोला कि आप बेटा कोर्स ले लो। उससे क्या होगा, एक तो आपको एक ही जगह पे सारा पूरा मिल जाएगा कोर्स वगैरह, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आप लिमिटेड टाइम में आपका बस यही फोकस रहेगा कि हाँ हमें ये यहाँ से पढ़ना है और अपना नोट्स बना के सब कुछ कर लेना है। फिर उसके बाद में फरवरी में हमने अड्डा का कोर्स परचेज किया, और उसी हमें सारा का सारा कंटेंट वहीं पे हमको मिल गया, हमें इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ा। और वहीं पे एक एक करके रेगुलर, उसमें टाइम भी कम था तो कई बार क्लास 2x पे लेनी पड़ी और नोट्स बनाते रहे साथ में। तो जैसे और ये था कि रिकॉर्डेड क्लास, काफी कोर्स मेरा पीछे चल रहा था, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखी, वो 2x पे आराम से देखी। तो नोट्स बनाते गए। फिर उसके बाद में रिवीजन के टाइम पे अब जून वाला टाइम प्रोजेक्ट, जून वाला कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से ये था कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, अब मुझे ये वाला मौका नहीं जाने देना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अब नहीं जाने देना, क्योंकि एक तरीके से मुझे 2 से 3 मंथ फ्री मिल गए थे एक तरीके से। डेफिनेटली। उसमें फिर अब मेरे पास नोट्स बने बने हुए रखे हुए थे, उस नोट्स से हमने रिवीजन किया। और जो भी यूनिट फंस रहे थे उस दोबारा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर को 2x पे देखा। जहाँ पर भी नहीं फंस रहा था उसको समझा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से भी कई बार हेल्प ले लेते थे जब एमकॉम तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उनसे भी पूछा होता है कि सर ये वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा, बता दीजिए मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद में अटेम्प्ट देने के लिए गए, और वहाँ क्वेश्चंस पढ़े हुए लग रहे थे, पर हाँ ये होता है कि वहाँ पे आप पेपर देने के बाद में ये आप श्योरिटी के साथ में नहीं बता सकते कि हाँ हम सही ही लगा रहे थे। लगा के आए उसके बाद ठीक था, 50-50 लग रहा था ओके ओके, फिर आंसर की मिलाई तो हाँ उसमें पिछली का टास्क तो ज्यादा ही जा रहा था, तो थोड़ा एक लगा वो हो जाएगा।
इस बार 2 शिफ्ट में हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जितना गया ये मुझे कह आपकी सकते बातों से लग रहा है कि आपने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी है, वो 3 से 4 हैं। यस। महीने का जो समय है उसको कैसे मुझे यूटिलाइज करना है। जैसे आपने बोला कि 2x पे मैंने वीडियोस देखी, मैंने स्मार्ट नोट्स बनाए, रिवीजन के ऊपर फोकस किया, और जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो उस टाइम पे ये नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, बल्कि आपने उसको ये देखा कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है मुझे, एक एक्स्ट्रा हाँ टाइम मिल गया, और आपने दोबारा से जो भी वीकर एरियाज थे या जो भी लेफ्ट आउट था, जो भी गैप्स थे, उसको और भरने की कोशिश करी। क्योंकि वो एग्जाम एक तरीके से आपने, मेरे ख्याल से जो मुझे लगा कि आपने कंसिडर किया कि ये तो मेरा एक मॉक टेस्ट सॉर्ट ऑफ हो गया, अब हाँ, फाइनल फर्स्ट वाला तो अटेम्प्ट दूसरा है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जून का, यही सोच के गया कि हाँ एक बार मुझे पेपर में बैठूंगा तो मुझे एक वो हो जाएगा कि हाँ एक आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर पेपर आता है, फिर दिसंबर वाले में पूरा फोकस के साथ में पढ़ के देंगे। पर जब पोस्टपोन हो गया, पेपर कैंसिल होकर एग्जाम कर दिया गया, तो मुझे लगा कि हाँ अब मेरे पास टाइम है 2 मंथ, तो इसमें मुझे अपना 100% देना है। तो उसमें से दोबारा से सारा अपने नोट्स ओपन किए, और जो जो चीजें एकदम से नहीं क्लियर आ रही थी वो दोबारा रिकॉर्डेड क्लासेस 2x पे देखी, और फिर उसके बाद दोबारा से पढ़े। और बाकी पीवाईक्यूज करते गए आपके साथ में, यूट्यूब पे भी काफी आपकी पीवाईक्यूज के वो मिलते रही, वीडियोस बार बार आती रही, तो उससे पता भी चला कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आता है। तो उस केवल क्वेश्चन के लेवल पे ही अपने आप ट्राई किया कि ठीक है, इस अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती है। ये चीज भी जज किया, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू देख के एक आइडिया लग गया कि हाँ अब ये चीज आ सकती है, क्योंकि जैसे सारे मेंबर से मैम है अंशिका पांडे में, वो भी कंटिन्यू अपने लेक्चर्स में बताती रही कि जो एनटीए का लेवल है वो धीरे धीरे रखने वाली चीज से हटके जी एक थिंकिंग पे जा रहा है। फैक्ट वाले से हटके थोड़ा थोड़ा अगर कुछ यूनिट्स देखें तो उसमें पूरी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग पे आपके बेस पे आ जाता है कि आप सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो वो चीज देखी गई, उसके बेस पे प्रिपरेशन की, और बाकी हो गया। सो कुछ ऐसा बाइफरकेशन किया था पेपर 1 पेपर 2 का, कि इसको पहले इसको बाद में, या इतने आवर्स इसको इतने आवर्स उसको, ऐसा कुछ बाइफरकेशन था कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, या किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में, ऐसा कुछ किया था सॉर्ट डाउन? हाँ यस। यस, जब मैम स्टार्टिंग करी थी तो पहला ये चीज था कि टाइम कम था तब, जून वाला ही अटेम्प्ट था, तो ये फोकस करना था कि हम कम टाइम में कैसे कर सकते हो, साथ में मेरा रिवीजन भी हो गया। तो उसके लिए मैम पहले स्टार्टिंग किया, पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट ली, पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट ली, उसके बाद में रिवीजन नहीं किया। पहले पेपर 1 की 5 यूनिट्स कंप्लीट की, फिर पेपर 2 की 5 यूनिट्स कंप्लीट की। उसके बाद में उन 5 5 यूनिट्स का एक दिन देके रिवीजन करते रहे, एक एक दिन देते हुए, और आगे की यूनिट्स पढ़ते रहे। ओके, तो मतलब आपने मतलब 5 5 यूनिट्स का एक बंच सॉर्ट ऑफ क्रिएट करने की कोशिश हाँ, किया, एंड इससे उसके बाद रिवीजन किया। तो मिड में यस भी मैम। यूनिट वाइज रिवीजन था, या सीधा आपने 5 यूनिट्स के बाद रिवाइज किया था? मैम मिड में था कि जैसे एक यूनिट मेरी कंप्लीट हो जाती है हाँ। पेपर 1 की, फिर उसके बाद में अगले दिन उसको रिवाइज कर लिया। फिर सेकंड पेपर उठा लिया, उसको पहली यूनिट पढ़ लिया, उसको अगले दिन जो भी नोट्स मैंने बनाया उससे रिवाइज कर लिया। फिर सेकंड डे, फिर उसके बाद में जैसे वो एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई, फिर पेपर 1 की दूसरी यूनिट उठा ली, और उसको पूरा पढ़ लिया, लेक्चर सारे ले लिया, नोट्स बना लिया, फिर उसको अगले दिन उसको रिवाइज कर लिया। फिर पेपर 2 का दूसरी यूनिट ले ली, उसको पूरा नोट्स वगैरह बना के फिर एक दिन रिवाइज कर लिया उसको। ऐसे करके जब 5 5 पूरी यूनिट हो जाती थी, उसके बाद में जब 6 यूनिट से पढ़ना शुरू किया, तो उन 5 यूनिट का पूरा एक साथ में रिवीजन होता था, और इधर पेपर 2 के 5 यूनिट का एक साथ में रिवीजन होता था। और सेम ऐसे ही एक एक यूनिट का लेक्चर्स लेते गए और नोट्स बनाते हुए। डेफिनेटली, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने रिवीजन को, जैसा मैं समझ पाई कि आपने रिवीजन को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया। एक रिवीजन आपका पर यूनिट चल रहा था, एक रिवीजन यस आपने मैम। मिड सिलेबस के ऊपर किया, और एक डेफिनेटली आपने जो रिवीजन एंड में किया होगा वो मल्टीपल टाइम्स, आपने जितना भी समय मिला उसको मल्टीपल टाइम्स यस। रिवाइज करने की कोशिश किया, बिकॉज रिवीजन डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग इन माइंड कि सिलेबस हमारा इतना वास्ट है कि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो जो पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड से जाता चला जाएगा। तो यस। एक आपने पॉइंट बीच में मेंशन किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने लगाए थे, यूट्यूब से लगाए थे या खुद से लगाए थे। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपने कैसे सॉल्व किए पीवाईक्यूज, और कितने साल के पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, और कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि पीवाईक्यूज हैं हमारे यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए? मैम अगर पीवाईक्यूज देखें तो उनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर मैम पहली बात तो हमने 2019 और उसके ऊपर के ही पीवाईक्यूज लगाए, और अड्डा ऐप पे ही पीवाईक्यूज का
सबसे अच्छी चीज हम ये कह सकते हैं कि उनके पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू वगैरह दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज में, और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके साथ में, अगर चार ऑप्शन है तो एक है तो वो क्यों है, और चार नहीं है तो वो क्या चीज है, उनकी डिफिनेशन क्या है, वो भी दी हुई है। तो उससे मैम ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर एनटीए ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो रिपीट नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है, पर जो उन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं, उन चार ऑप्शन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो काफी चांसेस है कि उन चार ऑप्शन से क्वेश्चन दोबारा मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैम क्वेश्चन देखा, उनका जो चार ऑप्शंस आए हुए हैं, उन चार ऑप्शन पे मैम मेनली फोकस किया कि ये चीज क्यों है और इनका क्या मीनिंग है, उस चीज पे फोकस किया। और मैम 2019 के बाद की, मतलब 2020 और 2020 में मैम इसी के पीवाई की बताया उससे पहले। ओके, सो 2019 की अगर हम बात करें, तब से हमारे पास में एनटीए एग्जामिनेशन ले रहा है, एंड उसके पहले यस मैम। सीबीएसई जब एग्जामिनेशन ले रहा था तो हमारा सिलेबस भी अलग था। तो रेलेवेंट अगर हम बात करें पीवाईक्यूज के, वो 2019 और उसके बाद के पीवाईक्यूज रेलेवेंट हो जाते, जब हमारा एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो रहा था और एनटीए के द्वारा कंडक्ट हो रहा था एग्जामिनेशन। तो रिविजन यस जैसे हमें समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बैलेंसिंग पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो रहता है। एंड रवि, अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, मान लो दिसंबर को टारगेट करते हुए, या जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई मान लो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, क्योंकि रीनेट एग्जामिनेशन होने वाला था तो उन्होंने इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया, यानी जून में नहीं अटेम्प्ट किया था, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रीनेट अटेम्प्ट कर दिया कि अभी 2 महीने का गैप मिल गया है उनको, तो उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, नहीं क्वालिफाई हुआ। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए? मैम पहली बात तो सिर्फ नॉर्मल चीज है, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। दिन में मान 5 से 6 घंटे तो आपको देनी पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, आपको कि 10-12 घंटे देने हैं। आप आराम से 6-7 घंटे में भी अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, तो अगर 2x पे भी आप जैसे कि देख रहे हैं, तो आप 5 घंटे में आप 10 घंटे का कंटेंट आप पढ़ सकते हो। वो आपकी उस पे है कि आप कितना स्पीड में समझ पा रहे हैं चीजें। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें कैसे पढ़ना है, पेपर वन को कितना टाइम देना है, पेपर टू को कितना टाइम देना है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप पेपर वन को अगर आप दे रहे हैं 1 मंथ, तो आपको पेपर टू को 2 मंथ तो देने ही पड़ेंगे, उसका डबल टाइम। क्योंकि पेपर टू से ही अगर हम देखें तो उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 यूनिट का 10 क्वेश्चन आ रहा है, और पेपर वन में 1 यूनिट का 5 क्वेश्चन आ रहा है। पेपर वन में भी कुछ यूनिट्स होती हैं, अगर आप उनमें रोज, जैसे डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अगर आप उसमें रोज एक एक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रोज आप एक डीआई सॉल्व कर लीजिए, एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लीजिए, और तो उसके बाद में आपको पेपर वन के 2-3 यूनिट ऐसे हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ ही होती चली जाती है। तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटा देना पड़ेगा। बाकी के अगर आप 5 घंटे भी नॉर्मल पढ़ रहे हैं मिनिमम, तो 1 घंटे आप इधर दे दीजिए इन सबको, और सेकंड में 2 घंटे आप पेपर वन को दे दीजिए, 2 घंटे पेपर टू को दे दीजिए। पेपर वन में क्या हो गया आपका, जैसे अगर आप देख लीजिए कि कोई भी यूनिट, जैसे अब यूनिट 9 नंबर है पीपल डेवलपमेंट, उसमें लोग कहते हैं कि ये तो ईवीएस वाले बच्चे ही नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, बहुत हार्ड आता है। तो आप देख लीजिए ना कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, पूरा स्किप मत करिए। जो क्वेश्चन एनटीए ने पूछा है, वो सिर्फ 4 ऑप्शन उठा लीजिए, वो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो हो सकता है कि कई बार सिर्फ पेपर में ऑप्शंस देख के ही क्वेश्चंस लग जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए ये बहुत तो सारे एकदम। स्टूडेंट्स का वो रहता है कि हम ये यूनिट स्किप कर सकते हैं क्या? सो हाँ, अगर आपको कोई यूनिट नहीं समझ में आ रही तो आप पूरी यूनिट मत स्किप करिए। इसमें ऐसा तो है नहीं कि अगर अंदर 10 पॉइंटर है तो आप 10 की 10 नहीं आपको समझ में आ रही है। आपको 5 पॉइंटर समझ में आ रहे हैं तो उस 5 पॉइंटर को पढ़ लीजिए। सारी की सारी एक यूनिट स्किप करना नहीं है, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपने रिसर्च से बोला कि 5 क्वेश्चन आएंगे, तो कई बार उससे 4 भी आ सकते हैं, कई बार उससे 6 भी आ सकते हैं। आपने उसको स्किप कर दिया, अगर उसी से 7 क्वेश्चन आ गए, तब फिर आप क्या करेंगे। तो डेफिनेट। उसमें सारा का सारा यूनिट मत स्किप करिए, और जितना हो सकता है जो पॉइंट आपको इजी लग रहे हैं अंदर के, वो पॉइंटर पे आप पढ़ लीजिए। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो पेपर टू कॉमर्स तो मेरा काफी स्ट्रांग था, मतलब काफी अच्छा कमांड था पेपर टू कॉमर्स के ऊपर। बट पेपर वन मेरा पर्सनली थोड़ा सा हिला हुआ था, स्पेशली जो आपने यूनिट मेंशन करी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट।
वो मुझे इतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी, बट डेफिनेटली उसके अंदर से कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स वाले क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो वो हर बार आ रहे थे, रिपीटेड वाले टॉपिक्स थे। तो आई ऑल्सो डिड दिस ओनली कि मैंने वो वाले टॉपिक्स को फोकस किया, और मुझे लगा कि यार ये पूरी यूनिट तो नहीं हो रही है मुझसे, तो स्किप पूरी तरीके से नहीं किया, बट जो पोर्शंस मुझे लग रहे थे कि अगर पांच नहीं तो एटलीस्ट मैं दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो डेफिनेट है कि कर सकती हूँ, जो ये रिपीटेड टॉपिक्स में पढ़ करके जा रही हूँ। तो ऐसी कोई यूनिट थी जो आपने स्किप करी हो, या स्किप नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे, कि जिसको आपने पूरा ना पढ़ा हो? हाँ, मैं वही सेम, जैसे हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो पीपल एंड डेवलपमेंट हम लोग के लिए भी काफी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही निकलने वाली हो जाती है यूनिट। तो उसी में यही होता है कि जैसे पीओपी की फुल फॉर्म हो गई, ये सारी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, और उस अगर हम देखें तो मैक्सिमम मैक्सिमम 10 फुल फॉर्म्स होंगी। हम वो याद कर लेते हैं, कई बार चांसेस रहता है कि उसमें से एक फुल फॉर्म पूछ ली जाए। जून वाले अटेम्प्ट में भी एक पीओपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। ऐसे हम इसमें फुल फॉर्म दे सकते हैं, और कई प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो आती ही आती हैं, या फिर जैसे सस्टेनेबल या फिर डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, और सस्टेनेबल गोल्स कितने हैं, ये अगर हम देख रहे हैं तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सिर्फ उसको 5 बार पढ़ने की जरूरत है मैक्सिमम, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और तो ये चीज कर सकते हैं। बाकी यही वाली यूनिट थी जो हमें थोड़ा सा, अगर कह सकते हैं कि कुछ कुछ पॉइंटर्स हमने छोड़ दिए थे। ओके, सो बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, या अगर आपका इस बार नहीं क्वालिफाई हुआ है, सो द थिंग इज कि आपको दोनों पेपर सबसे पहले तो बैलेंस आउट करते हुए चलने हैं। कोई यूनिट्स कंप्लीटली स्किप नहीं करनी है, बल्कि हम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये स्ट्रॉन्ग एरियाज है, मेरा कोई भी क्वेश्चन मेरे से स्किप नहीं होना चाहिए, और जो वीकर एरियाज है उनके अंदर से की पॉइंटर्स निकालने की कोशिश करो। और ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी? थ्रू प्रीवियस ईयर जी क्वेश्चन भाई पेपर, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्टली रवि, क्या आप बेस्ट विशेस देना चाहोगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? यस मैं बिल्कुल सभी एकदम से परफेक्ट पूरी ही मेहनत के साथ में अपना 100% दीजिए। और अगर आप 100% देते हैं तो फिर हम और आप लोग साथ में मिलकर जीआरएफ करेंगे दिसंबर में। और पॉजिटिव रहिए, अगर आप अपना माइंड से पॉजिटिव रखते हैं और पूरा रिलैक्स माइंड से आप दिन में अगर 6 से 7 घंटे भी दे रहे हैं अगर आप, तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ टफ अप नहीं है। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रांग पकड़ है, जो कि आप पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं, तो आपके सब्जेक्ट पे तो इतना स्ट्रांग पकड़ हो रही है कि आप उसको बहुत आराम से पढ़ के लिमिटेड टाइम में उसको कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस। तो आराम से पॉजिटिव रहिए और एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़िए, और दिसंबर में जे आर एफ साथ में निकालेंगे। डेफिनेटली, आई होप हमारे जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स होंगे वो रवि के स्मार्ट वर्क से काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे। जैसे टू इनटू स्पीड के ऊपर इन्होंने वीडियोस देखी, और 3-4 महीने के अंदर इन्होंने किस तरीके से सिलेबस को भी कवर अप किया है, साथ ही साथ अपने पहले अटेम्प्ट में नेट को क्वालिफाई किया है। सो रवि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, शेयरिंग योर जर्नी। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। आपको पीएचडी एनरोलमेंट लेनी है, फर्दर दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, एंड आई होप दिसंबर में भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करें, और यस आप यहाँ यस पे आओ इनफैक्ट, और हम मिले जेआरएफ के साथ में, जेआरएफ अवार्ड डेटा के साथ में। यस यस यस। थैंक यू ओके, भाई। थैंक यू सो मच रवि थैंक यू फॉर सो मच। ज्वाइनिंग।